कमीनी। हाजिरा मसरूर। शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में। निकल हरामजादी, निकल तो कमीनी। भारी और कर्रारी आवाजों के साथ साथ शर्मो हया के बोझ से दबी हुई महीन महीन आवाजें इसी एक जुमले को ऊंचे नीचे सुरों में रटते रटते भयानक हो गईं। घर के अंदर से इस जुमले के अलावा धमक धैया का शोर भी उठ रहा था, जैसे वहां सब के सब मिलकर बढ़ती हुई सर्दी के इस्तकबाल के लिए मोटे मोटे लिहाफों से गर्द झाड़ रहे हों। लेकिन असल बात यह न थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद अंधेरी ड्यूढ़ी के पाटों पाट खुले हुए दरवाजे में से सींचे खिंचे कपड़ों में लिपटा हुआ कोई धम से पक्की गली में आ गिरा और चांदी की मोटी मोटी झांझें और चूड़ियों की बड़ी दिलचस्प आवाज बज उठी। भला इस मोहल्ले में सिवाय छुटकी के किसके जेवर यूं बीच गली में बज सकते हैं? धड़ाक धड़ाक करके दरवाजे के दोनों पट भिंच गए। गली में दो रुया मकानों के कुछ दरवाजे खुले, छोटे बड़े चेहरे झांके, आंखों में हिकारत आमेज हमदर्दी झलकी और फिर कुछ नहीं। अच्छा हुआ, अपनी औकात भूल गई थी कमीनी। बड़ी आई थी कहीं की बेगम बनकर घर में बिराजने। ये नहीं जानती थी कि बेगमें पैदा होती हैं, बना नहीं करती, और ये पैदा भी होती हैं तो सिर्फ ऊंचे घरानों में। मतलब ये कि जो जात पात में ऊंचे हों और जिनके हाथ चांदी के सिक्के चमकते खनकते हों। ये नहीं कि जात के तो फकीर जिन्हें अल्लाह मियां ने दूसरों के आगे हाथ फैलाने को दुनिया में उतारा हो, वहां बेगमें पैदा होने लगे। अभी चंद साल पहले की ही तो बात है। इन्हीं गलियों में यही छुटकी मजे से अल्लाह भला करे की रोटी खाती थी। बावा ने इस एक सदा पर इतना पाया कि मरते वक्त कस्बे के कब्रिस्तान के करीब अपनी जमीन छोड़ी और उस पर खिंची हुई कच्ची चहार दीवारी। भला कोई एमए बीए तो इस जमाने में तमाम उम्र नौकरी बजाने के बाद अपनी कब्र बनवाने के लिए 2 गज जमीन खरीद छोड़े, मगर जब किसी की शामत आना होती है तो अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। यही हुआ छुटकी के साथ कि बावा की आंख बंद होते ही छुटकी से बड़की बनने का खप्त हो गया। वही बात कि जब च्यूंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। न जाने कमबख्त के गोल मोल सर में ये बात किधर से घुस गई कि भीख मांगना अच्छा नहीं। फर्ज किया कि अक्सर लोग बजाय भीख देने के उसे झिड़क देते तो कोई और हरकत करने लगते, तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? जब पेशा ही ऐसा ठहरा तो इतनी ऊंची नाक लेकर चलने से क्या फायदा? और रहा जुम्मन का सवाल, अरे वही जुम्मन भिखारी, अगर उस पर जान देता था तो इसमें घबराने की क्या जरूरत थी? वो बेचारा जब देखो तब अपनी सदा बहार फुड़ियों से भरा हुआ लंबा सा जिस्म लहराता सदके देता हुआ जा रहा है। अरे देखना छुटकी, वो घिघिया कर कहता, अकेली रहती है घर पर, तुझे डर तो नहीं लगता? साला जमाना खराब है, जो कभी कोई आड़ी बेड़ी पड़ गई तो तेरे अब्बा की रूह गोर में कुल बुलाएगी। तू मेरे साथ रह, मैं साली ईदन को चुटिया पकड़कर निकाल दूंगा अपने घर से। हाँ, जो उसने ब्याहता होने के गरूर में कभी तुझसे जरा भी ची चपड़ की। तू बिला खटके आके रह, मजे से हम इकट्ठे भीख मांगने निकला करेंगे, फिर तो कोई तुझे नजर भर के देख जाए। अल्लाह कसम छुटकी, यूं आंखें निकाल लूं यूं। और ये कहते कहते जुम्मन का हाथ, जिस पर यहां से वहां तक सुर्ख सुर्ख फुड़ियां सिलसिलाए कोह की मानिंद पटी पड़ी थीं, बढ़कर कुछ ऐसी आड़ी बेड़ी डालता कि छुटकी के छक्के छूट जाते। और फिर वो दिल ही दिल में हजारों कस्में खाती कि अब जो घर से कदम निकालूं तो कोढ़ी हो जाऊं, अल्लाह करे, भले ही मर जाऊं, बेदाना पानी घर में बंद पड़े पड़े, बाहर ना निकलूं। अब भला कोई सोचे कि कमबख्त बैठ जाती जुम्मन के घर तो क्या बुरा था? नहीं तो क्या उसे कोई धुला धुलाया जवान मिल जाता बिरादरी में, मजे से बाप दादा के पेशे से खाती और जुम्मन को भी खिलाती। लेकिन नहीं, वहां तो बड़की बनने की सूझ रही थी। 2 दिन अपने घर में बंद पड़ी रही। जुम्मन दिन भर में 20 फेरे करता और आखिर किवाड़ पीट कर चला जाता। ऐसी तो कोई खूबसूरत भी न थी कमबख्त, बस जरा जवानी थी, खुलती हुई कली मगर घूरे की। इस पर ये दिमाग, जुम्मन अच्छा नहीं, भीख मांगना अच्छा नहीं, तो फिर अच्छा क्या था? ए लो, बस एक दिन जुम्मन के कान में पड़ी कि छुटकी ने 4 रुपया महीना और खाने कपड़े पर एक खाते पीते घराने में दिन रात की नौकरी कर ली है। बस गरीब जुम्मन मुंह पीट कर रह गया
गुस्सा इतना जब्त किया कि रात भर में उसके जिस्म की सारी फुड़ियां खून पीप से पिचपिचा गईं। मगर छुटकी तो ऐसी खुश थी कि जैसे सारे जहान की दौलत पा गई हो। बात बात पर उसके दांत निकल पड़ते थे और जमीन पर तो जैसे कदम रख ही नहीं रही थी। सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटी रहती। रात को कहीं 11 बजे अपने खटोले पर जाने की नौबत आती और फिर सुबह अजान के वक्त से वही धंधा। सांस लेने की भी मोहलत न थी। इस पर भी कमबख्त की खुशी का आलम ये कि चलो दर दर सदा लगाने से तो ये अच्छा है। अब घर की बीबियों के अलावा तो किसी की कड़वी कसैली सुनने की नौबत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उस घुटलीदार जुम्मन के चौंचलों से जान बची। मजे से घर में बैठी हूं। अब जुम्मन की हिम्मत नहीं कि इधर आकर झांक भी ले। चंद महीने तो वो इस खुशी के चक्कर में फंसकर खुद को भी भूली रही, लेकिन फिर एक समझी बूझी चुभन ने उसे खतरनाक तरीके पर सताना शुरू कर दिया। जब वो भीख मांगा करती थी तो अल्लाह भला करेगा एक रोटी या एक पैसा मिल जाए कि सदा लगाते ही अक्सर घरों से और चीजें भी बिला मांगे ही मिल जाया करती थीं। वो चीजें जिससे कभी तो वो नफरत करती और कभी मोहब्बत। सुनसान गलियों की बैठकों में लेटे बैठे या हुक्के से शौक फरमाते हुए कोई बुजुर्गवार अगर उसे देखकर आशिकाना तबस्सुम के साथ उसकी हथेली पर पैसा रखते हुए उसके गोल मोल हाथ को सहला देता तो उसे ऐसा लगता कि उसके तलवों के नीचे आतिशबाजी के 2-4 अनार छूट रहे हैं, सर्र सर्र करके, और चिंगारियां हैं कि सीधी दिमाग में जाकर बुझ रही हैं। इस मौके पर उसका जी चाहता कि 2-4 नंगी नंगी गालियां देकर पसीजा हुआ पैसा ताक कर इस तरह मारे कि मिची हुई आंख हमेशा के लिए मिच जाए। मजा आ जाए जो मियाँ जी अपनी मिची हुई आंख की वजह से अपनी बहनों और बेटियों के लिए भी एक बड़ा सा इशारा बनकर रह जाएं। लेकिन वो कुछ न कर पाती सिवाय अपने पेशे से नफरत करने के। बरक्स इसके जब किसी घर से उसकी सदा पर कोई लड़का निकलकर यूं ही आंखें मटका देता तो छुटकी को ऐसा महसूस होता कि सर में एक मीठी मीठी सी घुमरी समा गई है, हल्का हल्का सा बुखार हो गया है और टांगे हैं कि मफलूज हुई जा रही हैं। बस जी चाहता कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और आंखें बंद करके इस घुमरी के मजे लिए जाए। पर नौबत यहां तक पहुंचने ही न पाती, क्योंकि एक आंख मीचने वाले बुजुर्गवार दूसरी खुली हुई आंख से अपने बाल बच्चों और अड़ोस पड़ोस वालों की निगरानी करते हैं। ओरी फकीरनी, दूसरा दरवाजा देख। किसी न किसी तरफ से फटकार, बलगम आलूद धंसती हुई आवाज कान में इस तरह पड़ती कि उसकी घुमरी तो हवा हो जाती, लेकिन गुस्सा भभक उठता। बुरा पेशा है। वो बड़ी नफरत से अपने पेशे को चुन चुन कर गालियां देती, यहां तक कि उसने नौकरी भी कर ली इसी कारण। मगर अब फिर मुसीबत है। चाहे कुछ हो जाए, अब भीख मांगने से तो रही। दूसरे वो जुम्मन फिर पीछा पकड़ेगा। वो बहुत देर उलझने के बावजूद हमेशा यही फैसला चुपके से सादिर कर दिया करती। लेकिन ये शैतानी ख्वाहिशें तो बस बिल्कुल सेलुलाइड का जापानी बबुआ होती हैं। वही बबुआ जिसके पैंदे में रांगे की टिकली चिपकी होती है और जिसे जिद्दी बच्चे लिटाने की लाख कोशिश करते हैं, मगर वो झट से बैठ जाता है। क्या किया जाए, उसकी तो बनावट ही ऐसी होती है। फिर छुटकी की तो ये हालत थी कि मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। भीख मांगना बुरा, जुम्मन बुरा, आंखें मीचने वाले बुरे, नौकरी करना अच्छा, घर में बैठना अच्छा। अब एक और ऐसी अच्छाई की चाहत हुई जो जुम्मन की बुराई के मुकाबले पर खम ठोक कर आ जाए। लेकिन इसके लिए तो चरागे रुखे जेबा चाहिए कि देखकर चौंधिया जाए अच्छा भला। और यहां छाई थी संवली हुई बदली, जिसके साए में चेचक के कई गहरे खड्ड और मोटे मोटे मुहासों के टीले। मगर ये सब बुराइयां भी दब जाया करती हैं दबाए से। छुटकी जैसी गली गली घूमने वाली दुनिया को देख देख कर ताड़ चुकी थी। बस अब घर के कामकाज के मुकाबले में अपनी फिक्र भी पड़ गई। या तो अठवारों कंघी करने का होश न था, मोटी मोटी जुएं सारे सर में बिलबिलाती फिरती और छोटी छोटी उलझी हुई लटें जो मोटे दुपट्टे के जरा इधर उधर होने से कानों के पीछे से यूं झांकती जैसे मोटे मोटे चूहे अपने बिलों से निकलने का मौका ताक रहे हों। अब वही लटें चुल्लुओं सरसों के तेल से भिगोकर दिन में 2 बार चोटी में जकड़ी जाती। कपड़े जिनमें पसीने और सांसों की बू इस तरह बसी रही
کہ دور ہی سے اچھے بھلے دماغ اڑنے لگیں۔ اب وہی جمعہ جمعہ نل کے نیچے بٹیوں صابن سے صاف کیے جاتے اور پھر چوڑی دار پاجامے کو پنڈلیوں پر کس کے اتنے ٹانکے دیتی کہ گھٹی ہوئی پنڈلیوں کا گوشت جیسے بوٹی بوٹی ہو کر ابل پڑتا۔ مالکن نے کچھ بھانپا تو باتوں ہی باتوں میں لتے بھی لیے چھٹکی کے، کیونکہ انہیں اپنے بوڑھے میاں کے جھپٹ لیے جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن چھٹکی نے نہایت بھولے پن سے اللہ رسول کی قسمیں کھا کر ان کے دل کا سارا میل دھو دیا اور چلتی رہی اپنے رخ پر۔ گھر کے مردوں میں سے جہاں کسی کی نظر باورچی خانے کی طرف اٹھی تو بس چھٹکی کی رگ رگ میں بجلی سمائی، نچلی بیٹھ ہی نہ پاتی۔ اگر ہنڈیا بھونتی ہوئی تو چمچا اتنی زور سے چلاتی کہ ہاتھ کی بے تحاشا حرکت سے دوپٹہ غریب سہم کر گلے میں لپٹنے لگتا۔ کوئی چیز اٹھانے دھرنے اٹھتی تو ایسے قدم رکھتی کہ دیکھنے والے کا دل دہلے تو دہلے، زمین بھی ہل اٹھے، یا کچھ نہیں تو پلی ہوئی مرغیوں کو ہانکنے کے بہانے فکر چست کرنے لگتی، اور کبھی گھر کے کتے ٹومی سے باتوں ہی باتوں میں پتے کی باتیں کہنے لگتی۔ بس باورچی خانہ کیا تھا، کسی تالاب کا کنارہ تھا جس پر چھٹکی اپنی ڈور سنبھالے مچھلی کا شکار کھیل رہی تھی، اپنے کانٹے میں جوانی کا چارہ پھنسائے۔ کئی ہوشیار مچھلیاں لپکی کہ چارہ صفائی سے اڑا جائیں، لیکن چھٹکی بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رہی تھی۔ اسے تو ایسی موٹی مچھلی چاہیے تھی جو چارہ کھانے کے بعد ایسی پھنسے کہ وہ تمام عمر اسی کا گوشت نوچ نوچ کر پیٹ بھرتی رہے۔ تو پھنسی ایک بے وقوف مچھلی کانٹے میں۔ میراج میاں صاحب خانہ کے بھانجے، نک سک سے درست لیکن مزاج کے کڑوے اور پرلے درجے کے ضدی اور کاہل، انہی عیبوں کی وجہ سے وہ سارے کنبے میں بدنام تھے۔ لوگ اپنی لڑکیاں ان سے بہانے کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتے۔ نہ بابا نہ، اپنی لونڈیا کو خون تھوڑی تھکوانا ہے جو میراجو کو بیاہ دے۔ گھر میں بھی ان کی کوئی وقت نہ تھی، جسے دیکھو ان سے کھنچا رہتا، لیکن وہ تھے کہ سارے گھر کو جوتی کی نوک پر رکھے باورچی خانے کے سامنے والے دالان میں چار پائی پر اوندھے پڑے ٹانگے ہلایا کرتے، یا پھر 2 پیسے روز پر کرائے کی لائی ہوئی ناولیں پڑھا کرتے۔ لیکن جب پلے کوڑی نہ ہونے کی وجہ سے ناولیں نہ لا سکتے اور نہ ہی سگریٹ خرید سکتے تو تھوڑی بہت جمہائیاں اور انگڑائیاں لینے کے بعد ان پر خودداری کا دورہ پڑ جاتا کہ جب تک خرچ وہ خود نہ دیں گے میں بھی نہ مانگوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے ان کی طبیعت ایسی موزوں ہوتی کہ مرغیوں، کتوں، بچوں اور نوکروں کو جمع جمع کر میٹھی میٹھی گالیاں دینے لگتے۔ بس خاصی مزے سے بسر ہو رہی تھی کہ چھٹکی نے پچکار دیا۔ میراجو میاں کے لیے چھٹکی سب کی نظر بچا کر بھنا ہوا گوشت اور گھی میں تر روٹیاں کیا رکھنے لگی، اور وقت بے وقت اپنی تنخواہ میں سے روپیہ 2 روپیہ سگریٹ پان کے خرچ کے لیے ان کی جیب میں کیا ڈالنے لگی کہ بس وہ اسی کے ہو رہے، بالکل اس منحوس کنویں کی طرح جس میں کوئی گندی چیز پڑی اور وہ ابلا۔ ایک دوپہر کو چھٹکی نے مالکن سے اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے چھٹی لی اور چلتی بنی۔ اس کے بعد میراجو میاں کا دل گھر میں کیسے لگتا؟ بس دھلی ہوئی شیروانی پہنی، بالوں میں تیل ڈالا اور اپنے ایک دوست سے ملنے نکل گئے۔ شام کو جب وہ دونوں لوٹ کر آئے تو خوب منہ رچائے اور کسی سستی سی خوشبو میں بسے ہوئے۔ رنڈی، مالکن منہ بچکا کر صرف اتنا ہی چپکے سے کہہ سکیں، لیکن دوسری صبح مالکن نے رات چھٹکی کے کھٹولے سے غائب ہونے پر وہ باز پرس کی تو میراجو میاں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ انہوں نے کل چھٹکی سے نکاح کر لیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سارا گھر حق دک رہ گیا۔ لو بھلا، اتنا بھی ندیدہ پن کیا؟ مانا کہ کنبے کی لڑکی نہیں مل رہی تھی تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ کسی کمینی کو سر چڑھا لیتے، اور پھر اگر ایسی ہی کوئی مجبوری تھی تو یوں ہی کام چلا لیتے، نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو گھر والے بگڑے اور ذرا چھٹکی کے بال پکڑ کر 10-5 ہاتھ مار دیے تو میراجو میاں، وہی میراجو میاں جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد ماموں کی روٹیاں توڑ رہے تھے، مقابلے پر آ گئے۔ بوڑھے ماموں کو ان کی لغزشوں کا تانا دیا اور کنبے بھر کی ڈھکی چھپی کھولنے پر اتر آئے۔ اللہ کی شان کہ ایک بھکمنگی کی خاطر ایسا ایسا کہا کہ کتے کوے بھی گھن کھائیں۔ یوں ناک کٹانے کے بعد وہ چھٹکی کو لے کر اسی گلی کے ایک چھوٹے سے مکان میں بس گئے۔ اب کنبے والے ایسے شخص کے منہ کیا لگتے
जिस पर औरत की जवानी का जादू चल गया हो। बस मौत और जिंदगी के लिए उन्हें छोड़ देने का अहद करके बैठे रहे। अब वही मेराजू मियां थे जिन्हें पड़े पड़े रोटी खाने का चस्का था। वे कमाने की फिक्र करने लगे। नौकरी तो खैर ढूंढे ना मिली, क्योंकि खुदा की मेहरबानी से उन्होंने कोई डिग्री तो ली न थी। भला कोई मामूली पढ़े लिखे से गुलामी क्यों करवाने लगा। बस उन्होंने छुटकी के सिखाने पढ़ाने से वॉशिंग कंपनी खोल ली। इसके लिए छुटकी ने अपना घर बेचकर रुपया उनके हाथ पर रख दिया और रफाकत जताने के मारे 1 साल तक गठरियों मैले कपड़े घर के नल के तले धोती रही। यहां तक कि काम खूब चमक उठा। अब छुटकी के पौ 12 थे। वही जो कभी लत्ते लगाए भीख मांगा करती थी, अब घर में महीन मलमल की साड़ियां बांधकर घूमती, चाहे कमबख्त को साड़ी बांधने की तमीज न हो। टखनों से बलिष्ठ भर ऊंची, सामने से देखो तो ऐसा मालूम हो कि बस एक बच्चे की सूरत में मेराजू मियां के खरे खानदान पर कलंक का टीका लगाकर रहेगी। मगर रजील छुपता नहीं। अब यही कि जेवर भी बनवाया तो वही चांदी का, मोटी मोटी झांझें, गले में सेर भर का चंदनहार और कलाइयां भर के कड़े चूड़ियां। घर में जब इतरा कर चलती तो सारा मोहल्ला झांझों की झंझन से गूंजता। सभी तो मेराजू मियां की तबीयत पर थुड़थुड़ी करते कि जाने कैसे इसे बीवी की हैसियत से बर्दाश्त करते हैं। मगर मेराजू मियां तो मारे खुशी के एंडते फिरते कि छुटकी जैसी औरत किसे नसीब होगी। वही चिड़िया वाली कहानी कि इसने घूरे पर दाना चुगते चुगते एक टूटा हुआ जूठा मोती पा लिया। बस चोंच में दबाकर राजा के महल के कलश पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, जो मेरे पास वो राजा पास नहीं। लो भला, छुटकी में रखा ही क्या था। मियां की खिदमत करना, बीमार हो तो दिन रात एक कर देना, रात गए तक रोजाना पांव दबाना, या मियां के बेपनाह गुस्से के झपट में आकर दूसरे तीसरे दिन पिट लेना और मुंह से उफ भी न करना। ये सब तो एक जाल था जिसमें उसने मेराजू मियां को बेतरह फांस रखा था। बस यही बात तो मेराजू मियां की समझ में न आती थी। बाकी तो हर शख्स अच्छी तरह से समझ ही रहा था, इसीलिए कुड़ता था। लाख कुनबे बिरादरी के लोग उन्हें छोड़ चुके थे, लेकिन आखिर अपने खून के जोश को कैसे दबाते कि मेराजू मियां के कारोबार का सारा नफा अपने खानदान की किसी लड़की पर सर्फ होने के बजाय छुटकी के नेग लग रहा था, एक रजील औरत के, जिसने खुद को बनाने के लिए एक बना बनाया खानदान बिगाड़ा था। एक दिन जो मेराजू मियां की हालते जार का घर में तस्करा हुआ तो मेराजू के मामू का दिल भर आया, और फिर उस वक्त तक भरा रहा जब तक कि 2 घंटे इंतजार कर लेने के बाद मेराजू मियां की सूरत न दिखाई दे दी। बस बढ़े और उन्हें कलेजे से लगा लिया। कैसे हमदर्द हैं ये अगले वक्त के लोग। कहने लगे, मियां कुछ हो, खून की मोहब्बत मारे नहीं मरती। अपने जिस्म का कोई हिस्सा सड़ जाए तो उसे काट के थोड़े ही फेंका जाता है। खैर, तुमने जो किया किया सो किया। ये सब उसी मुर्दार हरामखोर छुटकी के लक्षण हैं, वरना तुम तो खासे भोले भाले थे। फिर हाय, मारे रिक्कत के उनकी तकरीर अधूरी रह गई और मेराजू मियां के भी आंसू निकल आए। अरसे तक खानदान से अलग रहकर बड़ी कमी सी महसूस कर रहे थे। अब जो मामू ने पहल कर डाली तो सोचा, खैर अपने मामू हैं, पहले मेरी औरत के साथ जो बुरा सलूक किया सो किया, अब उसे क्या कहा जाए। उस दिन वो बड़े खुश रहे और इस खुशी के सिलसिले में कई रोज तक गुस्सा उनके पास न फटका। छुटकी ने सुना तो बहुत खुश हुई। खानदान वालों ने उसका और मेराजू मियां का बाइकआउट करके उसे सख्त एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था। वो समझती थी कि शरीफ आदमी की मनकूहा बनकर वो भी शरीफ बीबी कहलाएगी, लेकिन घर वालों और मोहल्ले वालों ने छुटकी जैसे जलील से नाम को छुटकैया करके और भी जलील कर दिया था। उसने सोचा कि अब घर से मेल हो जाएगा तो सबको राम कर लूंगी खिदमत करके। इसके बाद ही खानदान में एक तकरीब हुई तो मेराजू मियां को बुलावा आया। वो खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने शिरकत से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि मेरी औरत को क्यों नहीं बुलाया गया। इस बार तो खैर, लेकिन जब खास मेराजू मियां के मामू के हां तकरीब हुई और छुटकी को बुलावा भी सरसरी तौर पर आया तो छुटकी इतरा कर पहुंची, बिल्कुल नई दुल्हनों की तरह जो पहली मर्तबा ससुराल जाती हैं। वही टखनों से ऊंची सुर्ख जॉर्जेट की साड़ी और सुर्ख जाली का जंपर कड़कड़ाते जाड़े में,
जेब तन किए, बड़ा सा घूंघट निकाले, झनझन करती घर में जा उतरी। सब बीबियों को झुक झुक कर सलाम किया। मोमानी अम्मा से, जिन्हें वो कभी मालकिन कहकर पुकारती थी, बहुओं की तरह जबरदस्ती गले लगी और बदले में कई कोसनों से बनी हुई आहें लेकर सीधी बावर्ची खाने में पहुंच गई, जहां तकरीब का खाना तैयार हो रहा था। बस झटपट सारा काम निपटा दिया, खुश ऐसी जैसे अपने बाप के घर आई हो। लेकिन जब रात को बजाय सबके साथ दस्तरख्वान पर खाना खा लेने के उसे अलग थलग कर दिया गया, तो बस उसका मुंह फूल गया, गोया उसे शरीफ बीबियां अपने दस्तरख्वान पर खिलाती। बड़ी चोखी थी ना। इस बात पर जलकर उसने घर की नाई मामा से इस घर की कई कुंवारी लड़कियों के बारे में बुरी बुरी बातें कही। लेकिन जब रुखसत होने के वक्त उसने देखा कि मेराजू मियां को मोमानी अम्मा गले से लगाए हिचकियां भर रही हैं, तो जैसे उसके सारे जिस्म पर मिर्चें लग गई। अपने घर पहुंचते ही उसने बैर डलवाने के लिए अलग खाना दिए जाने की शिकायत की और मेराजू मियां, जो बड़ी देर से खोए खोए से थे, बिफर गए। और नहीं तो क्या, तुझे सर पर बिठा लेते वो लोग। उन्होंने आंखें निकालकर कहा तो छुटकी के हलक में जैसे कोई खुश्क सी शय इस तरह फूल कर छा गई कि उसके मुंह से एक लफ्ज भी न निकल सका। इसके बाद मेराजू मियां के रिश्तेदार उनसे अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मिलते जुलते रहे और छुटकी के हलक में कोई खुश्क सी शय दिन में कई कई बार इस तरह फूलती रही कि वो मुंह से लफ्ज भी न निकाल पाती। और वो कह ही क्या सकती थी, उसे हक ही कौन सा था मुंह खोलने का। क्या नहीं जानती थी कि गिलाजत का कीड़ा गिलाजत के ढेर से निकलकर अपनी मौत आप बुलाता है। अब वो तमाम दिन मेराजू मियां के रिश्तेदारों को जेर लब गालियां कोसने दे देकर रह जाती। जिस जवानी पर ऐंठती थी, वही 3 साल के अंदर अंदर उसे दगा दे गई और जाने कौन सी खामोश बीमारी ने जोर पकड़ा कि चेहरा देखकर ही घिन आ जाए। बस दिन का ज्यादा हिस्सा वो खुर्री चारपाई पर औंधी पड़कर और कमर सहला सहला कर गालियां बकते गुजार देती। लेकिन मेराजू मियां के घर में दाखिल होते ही झट अपने बिछाए हुए जाल के घिसे पिटे फंदों में गांठें देने लगती। पहले से कहीं बढ़कर खिदमत करती, पर अब खुदा ने मेराजू मियां के कुनबे वालों की मार्फत आंखें खुलवाना शुरू कर दी थीं। इसीलिए तो अब छुटकी की ये चलत्तर बाजियां उन्हें जहर लगने लगती थीं। इसलिए वो आए दिन किसी न किसी बात पर इस जान और इज्जत के रोग की पिटाई कर देते। मगर वाहरी बेहया छुटकी अपनी सी कोशिश किए ही गई। आखिर एक दिन मेहतरानी ने छुटकी के पानदान से खाई हुई तंबाकू के नशे में झूमकर बताया कि मेराजू मियां तो दूसरा ब्याह करने वाले हैं। बस छुटकी तड़प उठी, डस कर भागती हुई नागिन खुद चोट खाकर जहरीले बल खाने लगी। हरी, किससे? अरे वही जो है ना, अजीजा। बड़ा मखौल करती है मेराजू मियां से इन दिनों। मेहतरानी ने तो ये फूंक कर झव्वा उठाया और चलती बनी। लेकिन छुटकी ने अपना फीका सता हुआ मुंह पीट पीट कर वो हाय तौबा की कि सारे मोहल्ले के कान खड़े हो गए। बेचारी अजीजा के लिए जाने कहां से 50 नंगे नंगे किस्से जोड़कर जरा ही देर में सारे मोहल्ले में ब्रॉडकास्ट कर दिए। अजीजा ने सुना तो कलेजा पकड़ कर रह गईं। ओफो, ये कमीनी और मेरे लिए कहे। उनकी आंखों से आंसू रोके न रुकते, माना कि वो मेराजू मियां से इधर कुछ दिन से मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि वो छुटकी से भी पहले उन्हें चाहती थी। भला वो उस वक्त थे ही क्या जो उन्हें कोई मुंह लगाता। मेराजू मियां ने शाम को अजीजा का चेहरा देखा, जो रोते रोते चुकंदर बना था और बार बार नाक पोंछने की वजह से उसकी नाक से जैसे खून टपकता मालूम हो रहा था। बस ये देखकर उनका कलेजा जैसे खून होकर रह गया। इतने दिन बाद तो घर की एक लड़की ने मोहब्बत से आंखें मिलाई थीं। घर वालों की जबानी जब उन्होंने छुटकी के ख्यालात अजीजा के मुताल्लिक सुने तो बस अपने आप में न रहे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब तक वो अपने जूते सर रखे फिर रहे थे। तनतना कर उठे। पीछे से बुरका ओढ़कर मुमानी, अजीजा और अजीजा की अम्मा, साथ ही घर के 2-4 मर्द मुजाहिदों की शान से, निकल हरामजादी, निकल तो कमीनी। धड़ाक धड़ाक करके दरवाजे के दोनों पट भिंच गए। शाम के हल्के से अंधेरे को रात की गहरी तारीकी निगल चुकी थी और गली की ठंडी पुख्ता जमीन पर छुटकी नाली में सर डाले बेहिसो हरकत पड़ी थी,
درد سے اس کا جسم پھوڑا ہو رہا تھا، سر میں میٹھی میٹھی گھمری تھی اور ہونٹوں پر ننگی ننگی گالیاں، دھت کمینی۔